Hello, everybody. Hello to our global audience. सभी को Today नमस्कार, is हमारे Monday, वैश्विक दर्शकों the भी day नमस्कार। आज after सोमवार है, उस कथित closed अधिकतम दबाव अभियान का maximum दिन, pressure जब campaign स्कॉट बेसेंट ईरान को when उस तरीके से Scott जीने से Bessent वंचित is करने going जा रहे हैं, to जिस तरह वे पिछले define 50 सालों on से जीते आए of हैं। the बहुत way कुछ that हो they रहा have है, been living for इसलिए the हम past आपको 50 years. ताज़ा खबरें देने के लिए यहाँ हैं। मेरे Lots साथ going हैं on. मेरे प्रिय मित्र और So we are सहयोगी here to लैरी give you the जॉनसन, latest news with सैन्य my विश्लेषक dear friend और and colleague CIA Larry विश्लेषक। Johnson, वे military आपके लिए analyst, इस सब का विश्लेषण CIA करेंगे। analyst अगर आपको based हमारा here काम to पसंद आता है तो Hyderabad, कृपया लाइक और India. सब्सक्राइब बटन दबाएं। सबस्टैक पर Usual जाएं, what we do, please सशुल्क hit the सदस्य like ने and ताकि subscribe हमारा button, समर्थन go कर to सकें। Substack, लैरी, become a शुरू paid कीजिए। member so that you can support us. Go ahead, Larry. हाँ, हमें 60 के दशक की पैगी ली का कोई गाना चला देना चाहिए था। उन्होंने एक गाना गाया था, बस इतना ही है क्या। और सुनने के बाद, हालांकि मुझे बेसेंट की पूरी बात सुनने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैंने देखा कि उसका मूल नतीजा क्या था। और इस डी डे पर दुनिया अब तक के सबसे बड़े प्रतिबंध लगाने का वादा करने के वाफे के बाद आप बैठकर उसकी बात सुनते हैं और सोचते हैं, बस इतना ही है। सच में यही है। आप जानते हैं, आप इसे ऐसे बड़ा चढ़ाकर पेश करते हैं मानो परमाणु धमाका होने वाला हो, और आखिर में मिलता है चूहे की पाद। हाँ, क्योंकि उसने कहा क्या। खैर, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी पश्चिमी वित्तीय व्यवस्था के जरिए ईरान के साथ कारोबार करेगा, उसका बुरा हाल होगा। लेकिन अंदाजा लगाइए क्या, ईरान पश्चिमी वित्तीय व्यवस्था के जरिए कारोबार कर ही नहीं रहा है। वह चीन की तरफ मुड़ चुका है। वह चीनी मुद्रा में लेन देन कर रहा है। वह चीनी बैंकों के साथ काम कर रहा है। वह पश्चिमी व्यवस्था को नजरअंदाज कर रहा है। और पाकिस्तान जैसे देश जो ईरान के साथ कारोबार कर रहे हैं, वे भी चीन की तरफ मुड़ चुके हैं। तो जो देश अब भी किसी पश्चिमी बैंक के जरिए या अमेरिकी डॉलर में ईरान के साथ कारोबार करना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता कि ईरान उनके साथ कारोबार करने के लिए कतार में खड़ा होगा। और फिर आप जानते हैं, इससे यही झलकता है कि स्कॉट बेसेंट अतीत में जी रहे हैं। उन्हें अब भी लगता है कि दुनिया में एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है जिसे अमेरिका नियंत्रित करता है, और ईरान के पास उस संस्था के सामने झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जो बिल्कुल पागलपन है। अब जैसा कि आपने और पेपे ने कल चर्चा की थी, अली मुनीर आज तेहरान पहुंचे। उन्होंने बातचीत की है। हमें ठीक नहीं पता कि किन लोगों के साथ, लेकिन कम से कम मेरा अनुमान है कि इसमें अरागची के साथ साथ गालिबाफ भी शामिल है। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वह खुद अयातुल्ला से मिलते हैं और वहां उनसे कोई बातचीत करते हैं। लेकिन यह साफ है कि अगर हमें जो रिपोर्टें मिली हैं वे भरोसेमंद हैं, और मुझे इसमें कोई शक नहीं कि रिपोर्ट करने वाले लोग अपनी बात पर यकीन करते हैं, तो असली सवाल यह है, क्या वे सचमुच ईरान को नए, इसे फिलहाल मक्का समझौता कह ले, उसमें सदस्यता की पेशकश कर रहे हैं। और अगर ऐसा है तो ये खेल बदल देने वाली बात है। ये उस व्यवस्था से एक बड़ा अलगाव होगा जिसका इस्तेमाल पिछले 47 वर्षों से ईरान को दबाने की कोशिश में किया जाता रहा है, क्योंकि अमेरिका सुन्नी देशों और ईरान के बीच टकराव भड़काने की कोशिश कर रहा था, जबकि ईरान मुख्य रूप से शिया है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, शिया प्रभाव सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। इराक में शियाओं की बड़ी मौजूदगी है। मेरा ख्याल है कि अमेरिका को इसका पता 2003 में जाकर काफी हैरानी के साथ चला। उन्हें लगा था कि वे वहां आएंगे, सद्दाम को हटा देंगे और विजेताओं की तरह उनका स्वागत होगा। और मेरा ख्याल है कि किसी ने उन्हें यह समझाने की जहमत नहीं उठाई कि वे असल में उन लोगों को सद्दाम हुसैन के जुए से मुक्त करा रहे थे, जिन्हें ईरान का समर्थन हासिल था और जिनके ईरान के साथ लंबे समय से धार्मिक संबंध थे। ये योजना अमेरिका के लिए कुछ हद तक उलटी पड़ गई। और फिर जब आप थोड़ा पीछे हटकर पाकिस्तान के चीन के साथ रिश्ते, ईरान के चीन के साथ रिश्ते, और अगर कहें तो ईरान के सऊदी अरब के साथ रिश्ते को देखते हैं,
तो हमें 2023 पर वापस जाना होगा, जब शी जिनपिंग मॉस्को गए थे और व्लादिमीर पुतिन से मिले थे। नंबर बैठक के थे। held extensive meetings with Vladimir Putin. And out of that, if you will, whatever relation... और उससे अगर आप कहें तो उनका जो भी पहले का रिश्ता था वह और मजबूत हो गया, उसका दायरा बढ़ा, दोस्ती गहरी हुई, और उस दोस्ती में उन्होंने यह भी तय किया कि वे आगे बढ़कर कई मुद्दों पर सहयोग शुरू करेंगे। तो उन मुद्दों में से एक जाहिर तौर पर ईरान और सऊदी अरब के बीच का रिश्ता था। यमन में हूतियों और तथाकथित सरकारी बलों के साथ ईरान और सऊदी अरब के बीच एक छद्म युद्ध चल रहा था। फिर उसका अंत हुआ, क्योंकि मार्च की शुरुआत में चीन सऊदियों और ईरानियों को बीजिंग लेकर आया, और बीजिंग में ही उन्होंने मूलतः अपने मतभेद भुला दिए। उन्होंने राजनयिक संबंध फिर से स्थापित किए, और उन राजनयिक संबंधों की बहाली से उस चल रहे युद्ध और उस दुश्मनी का अंत हो गया। क्योंकि अमेरिका इसी बात का फायदा उठाता था, उसने पूरी ताकत लगा दी थी कि माहौल भड़काए रखा जाए और सऊदियों को ये यकीन दिलाए रखा जाए कि उन्हें ईरानियों से लड़ना ही होगा, कि ईरानी उनके लिए पूरी तरह से खतरा हैं। तो जब ये मामला सुलझ गया तो अचानक सऊदी और ईरानी अब एक अलग ही सुर में बात कर रहे हैं। वे जरूरी नहीं कि टकराव की राह पर हों। और आप जानते हैं, मैं अभी शी की यात्रा की तारीख दोबारा जांच रहा था। वह भी मार्च के तीसरे हफ्ते में हुई थी। और उस दौरे से ठीक एक हफ्ता पहले चीन ने ईरानियों और सऊदियों को साथ लाया था। इसलिए मैं इन घटनाओं को अलग अलग नहीं मानता, और ये संबंध हमें हाल ही में अप्रैल के अंत में सेंट पीटर्सबर्ग में फिर दिखाई दिया। व्लादिमीर पुतिन ईरान के विदेश मंत्री अरागची से मिलते हैं, और जब वे बाहर आते हैं तो पुतिन पश्चिम एशिया में थीन फारस की खाड़ी के लिए एक नए सुरक्षा ढांचे की जरूरत का ऐलान करते हैं। फिर अरागची अपने विमान में बैठते हैं और बीजिंग रवाना हो जाते हैं। एक हफ्ते बाद विदेश मंत्री वांग यी से अपनी मुलाकात के बाद विदेश मंत्री वांग यी भी बाहर आकर वही बात दोहराते हैं। फिर से कहते हैं जो राष्ट्रपति पुतिन ने कही थी कि एक नए सुरक्षा ढांचे की जरूरत है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई हैरानी की बात है कि आप जानते हैं 2 हफ्ते पहले जब पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की एक साथ आए और उस समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसे मक्का समझौता कहा जा रहा है और बताया जा रहा है, तो मेरा मानना है कि मक्का में उस समझौते पर हस्ताक्षर करने का मकसद दुनिया को, और खास तौर पर मुस्लिम दुनिया को, एक संदेश देना था। आप जानते हैं, इसे इस तरह देखा गया, और शुरुआत में मैंने भी इसे कुछ संदेह के साथ देखा था, क्योंकि कागज पर ये तीनों देश एक मजबूत गठबंधन जैसे दिखते हैं, लेकिन इस वक्त उनकी अपनी समस्याएं हैं, खासकर सऊदी अरब की। फारस की खाड़ी से तेल निर्यात बंद होने की वजह से उन्हें आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। लेकिन तब से ये बात सामने आ गई है। तुर्की की ओर से बयान आए हैं और अब पाकिस्तान की ओर से कदम भी उठाए गए हैं कि दूसरे देशों को भी आमंत्रित किया जा रहा है, कि ये सीमित नहीं है कि मिस्र को बुलाया गया है। सीरिया ने इसमें शामिल होने की रुचि जताई है, बांग्लादेश ने भी शामिल होने की रुचि जताई है, और अब ऐसी रिपोर्टें हैं कि ईरान को सीधे आमंत्रित किया जा रहा है, जो लगता है कि तेहरान में असीम मुनीर की मौजूदा यात्रा का एक उद्देश्य भी है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा हम देखेंगे कि आज अरागची क्या कहते हैं, लेकिन अगर ये वास्तव में होता है तो मुझे लगता है कि हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि हम फारस की खाड़ी और पश्चिम एशिया पर अमेरिकी कूटनीतिक और सैन्य नियंत्रण के अंत को देख रहे हैं। तो मैं यहीं रुकता हूं। Care per Misteni originally. Man into this tour. Lekin it's the objaftan for the tour that he voted. Yes, I understand. You were always invited. हाँ, मैं समझता हूँ। आपको हमेशा आमंत्रित किया गया था, लेकिन मुझे पता था कि आप पढ़ा रहे थे। लेकिन पेपे और मेरे ऑन एयर जाने से ठीक पहले
शायद उससे 10 मिनट पहले मुझे एक बहुत विश्वसनीय सूत्र का फोन आया जो बहुत खास जगह से था। मैं इसके बारे में बस इतना ही कहूंगा। उन्होंने कहा कि गालिबाफ की एक दूसरे पक्ष से बातचीत हुई थी जिसका नाम बताने के लिए मुझे मना किया गया है। उन्होंने इस बात पर उत्साह जताया कि आसिम मुनीर आज तेहरान में होंगे और आज वो तेहरान में है ईरान को मक्का समझौते में शामिल होने का निमंत्रण लेकर। मेरा मतलब है मैं इसकी पुष्टि सबके सामने कर सकता हूं। हमने कल पेपे के साथ शो में इसकी घोषणा की थी और आपस में इस पर चर्चा भी की थी और अब मैं फिर से पुष्टि कर सकता हूं कि वास्तव में ऐसा ही है। ईरान को मक्का समझौते में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है। ये बड़ी बात है। मुझे लगता है कि ये एक असाधारण समझौता है क्योंकि अगर ईरान और सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की मक्का समझौते में हैं और जल्द ही बांग्लादेश भी इसमें होगा, दूसरे देश भी इसमें होंगे, तो ये वह कागजी बाग नहीं होगा जैसा लोग इसे मानते आए हैं। This is not going to be the paper tiger that people have assumed it to be. Yeah. No, I agree. I think नहीं, what it does is नहीं, destroy मैं सहमत हूँ। the narrative मुझे लगता है कि इससे ये नैरेटिव टूटता है कि सुन्नियों और शियाओं के बीच ऐसी दुश्मनी है जो कभी मिट नहीं सकती। between Sunnis and अब Shiites. मतभेद हैं और हम उन्हें छिपाते नहीं हैं। There is, again, we don't go- सुन्नी इस्लाम की व्याख्या और शिया इस्लाम की व्याख्या को अलग करने वाले स्पष्ट धार्मिक मतभेद हैं, the Sunni interpretation of Islam. लेकिन दोनों इन्हें इस्लाम के अलग अलग रूप कह ले Both बुनियादी मान्यताएं साझा करते हैं flavors of Islam. और दुश्मनों के बजाय उनके पास एक तरह से साथी बनने के लिए ज्यादा आधार है। As it were. लेकिन पिछले 46-47 वर्षों में अमेरिका ने यह नैरेटिव गढ़ा है कि शियाओं को अगर आप कहें नष्ट कर दिया जाना चाहिए, This narrative that और उसने सिर्फ ये नैरेटिव ही नहीं गढ़ा बल्कि इसके लिए फंडिंग भी संभव बनाई। and it not only cultivated the narrative, but made the funding possible. And it started off back in the 1980s. और इसकी शुरुआत 1980 के दशक में पाकिस्तान की मदद से हुई। Sunni extremism. अफगानिस्तान में सोवियतों से लड़ रहे सुन्नी चरमपंथी समूहों को धन दिया गया This was और फिर जबकि अमेरिकी जनता के सामने इस कोशिश को ऐसे पेश किया कि हम अफगानिस्तान के लोगों के अधिकारों के लिए खड़े हैं, ये झूठ था। Afghanistan was a trap. अफगानिस्तान जिमी कार्टर के सुरक्षा सलाहकार ज़बिगन्यू ब्रेजिंस्की का बिछाया हुआ एक जाल था। Later embraced बाद में रोनाल्ड रीगन और उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम ने भी इसे अपनाया, सोवियतों को फांसाने और उन्हें कमजोर करने के एक तरीके के तौर पर। that effort और वास्तव में succeeded. यह कोशिश सफल रही। These Islamic groups तो जिन इस्लामी समूहों को समर्थन दिया गया था, उस युद्ध को जारी रखने के लिए अमेरिका ने खाड़ी के अरबों और एशिया के अन्य प्रमुख मुसलमानों से वित्तीय सहायता हासिल की। prominent Muslims in Asia to sustain that war. And then as we got into the 1990s, और फिर जब हम 1990 के दशक में पहुंचे तो दशक के मध्य से आखिर तक बिल क्लिंटन ने एक आदेश पर हस्ताक्षर किए। उस आदेश ने दो काम किए। उसने CIA को इन कट्टरपंथी सलाफियों के साथ फिर से काम करने और उन्हें फंड देने की मंजूरी दी। ये लोग शिया मुसलमानों को गैर मोमिन मानते थे और उन पर हमला करते थे। साथ ही उन्हें बाल्कन क्षेत्र में काम करने की भी मंजूरी दी गई। फिर बाल्कन युद्ध शुरू हुआ जिसमें सलाफी इस्लामी चरमपंथियों का एक समूह वहां सक्रिय था, और फिर दूसरा चेचन युद्ध भी शुरू हुआ अगस्त में। मेरा मानना है कि 7 अगस्त 1999 को। अब ये दोनों प्रयास आपस में जुड़े नहीं थे क्योंकि उनका पूरा मकसद रूस पर हमला करना और रूस को कमजोर करने की कोशिश करना था। 1999. Now, both those were not those two efforts were unrelated because that was all about attacking Russia and trying to weaken Russia. And then in tandem with that, as the और फिर इसके साथ साथ जब जॉर्ज W. बुश का प्रशासन सत्ता में आता है तो वह CIA के एक निष्कर्ष पर हस्ताक्षर करते हैं। फिर से एक गुप्त निष्कर्ष जो CIA को ईरान के खिलाफ लड़ रहे कट्टरपंथी इस्लामी समूहों के लिए अपना समर्थन बढ़ाने की अनुमति देता है, और बराक ओबामा ने इसे 2012 में आगे बढ़ाया जिसे ऑपरेशन टिम्बर सिकेमोर कहा गया। तो यहाँ मुद्दा यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका खाड़ी के अरब देशों को एक गुल्लक की तरह इस्तेमाल करता रहा है। वह इन लड़ाकों के लिए धन जुटाने, हथियारों के लिए पैसा देने और अर्धसैनिक अभियान चलाने के लिए जरूरी सामान की फंडिंग करने के लिए उन्हीं की ओर मुड़ता रहा है, और इस पूरी प्रक्रिया में निशाना ईरान ही रहा है।
most of these countries. अब मेरा मानना है कि इनमें से ज्यादातर देश शायद यूएई को छोड़कर ये भूमिका निभाते निभाते थक चुके हैं। वे ईरान पर हमला करने के लिए मोहरे की तरह इस्तेमाल होते होते भी थक चुके हैं। इसलिए अगर ये आगे बढ़ता है, और मेरा झुकाव ये मानने की ओर है कि ये आगे बढ़ेगा, तो ईरान को इस मक्का समझौते में शामिल करने वाली ये एकता अमेरिका को क्षेत्र से बाहर करने और क्षेत्र पर वास्तविक मुस्लिम नियंत्रण स्थापित करने की बुनियाद रख रही है। And establishing genuine Muslim control of the region. Well, Larry, I could not have said that better myself. लैरी, जो कुछ ठीक ठीक हो रहा है उसका आसार आपने मुझसे बेहतर नहीं कह सकते थे। मैं बस अपनी जानकारी के आधार पर इसमें कुछ जोड़ सकता हूँ। मेरी जानकारी करीब 5 या 6 घंटे पहले तक की है। उस समय असीम मुनीर वास्तव में तेहरान में थे और जानकारी यह थी कि उनके और ईरानी ने बीच बातचीत उत्साहजनक ही है। मेरे स्रो ने ये शब्द इस्तेमाल किया था। असीम मुनीर ने ईरानी नेतृत्व को मक्का समझौते का चौथा सदस्य से बनने का निमंत्रण दिया है और उन्होंने इसमें सचमुच काफी दिलचस्पी दिखाई। And they have genuinely expressed a lot of interest in that. Now, moving on to another subject that I अब एक दूसरे विषय पर आते हैं जिस पर मैंने कल आपसे संक्षेप में बात की थी। बीती रात मेरे समय के मुताबिक करीब 2 बजे जब मुझे ये जानकारी मिली तो पता चला कि ट्रंप, अजीब बात है, फिर से असीम मुनीर की तरफ एक मध्यस्थ के तौर पर देख रहे हैं। आप जानते हैं, वह हाथ पांव मार रहे हैं, हर दिशा में जा रहे हैं, कोई निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे फिर से विश्वसनीय सूत्रों ने बताया है कि असीम मुनीर के तेहरान रवाना होने से पहले ट्रंप और असीम मुनीर की बात हुई थी। ट्रंप ने उनसे कोई रास्ता निकालने को कहा। मुझे ये भी बताया गया है कि असीम मुनीर ने ईरानी नेतृत्व के साथ इस पर चर्चा की और उन्होंने कहा, ठीक है, हम आपकी बात सुनने को तैयार हैं। तो आप इसे कैसे देखते हैं? we are happy to hear you. So what do you make of that, Larry? Well, I don't think we're going to. खैर, मुझे नहीं लगता कि 6 सितंबर यानी लेबर डे के बाद से पहले ट्रंप की तरफ से किसी भी बात पर बातचीत करने की कोई गंभीर कोशिश देखने को मिलेगी। मेरा मतलब है ईमानदारी से ऐसी बातचीत जो ईरान की मांगों को पूरा करे। अमेरिका में भी वही दौर चल रहा है जिसे मैं गर्मियों का समय कहता हूँ। अगस्त की छुट्टियों का दौर अभी भी जारी है और कांग्रेस का सत्र भी नहीं चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ट्रंप बेसेंट को करीब 1.5 हफ्ते का समय देंगे ये देखने के लिए कि उनके कठोर आर्थिक प्रतिबंध काम करते हैं या नहीं। और मेरा मानना है कि अगले 2 हफ्तों के दौरान, तो आज सोमवार 24 अगस्त है, अगला सोमवार 31 तारीख होगा। Next Monday will be the 31st, and then we'll have, basically. और फिर उसके बाद हमारे पास मूलतः 5 दिन होंगे जिनके दौरान लेबर डे वीकेंड की छुट्टी पड़ेगी। उसके बाद ही मेरा मानना है कि आप ट्रंप को सचमुच कोई कदम उठाने के लिए बेताब होते देखेंगे, क्योंकि मिड टर्म चुनावों की हकीकत उनके सामने होगी। पोलिंग और राजनीतिक रुझान बिल्कुल साफ दिखने लगेंगे और मुझे लगता है कि आखिरकार उन्हें समझ आएगा कि उन्हें अपना रास्ता बदलना होगा, वरना उनका अंत हो जाएगा। सिर्फ राजनीतिक रूप से नहीं, बल्कि अगर डेमोक्रेट्स प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों में भारी जीत हासिल कर लेते हैं, जैसा कि अभी अनुमान लगाया जा रहा है, तो वे कांग्रेस की जांचों और महाभियोग के आरोपों के सामने पूरी तरह असुरक्षित हो जाएंगे। Both the House and the Senate, which right now they are projected to do so. What do you make of his? I mean, I can confirm. आप इसे कैसे देखते हैं? मेरा मतलब है, मैं पुष्टि कर सकता हूं कि आसिम मुनीर के जाने से पहले ट्रंप और आसिम मुनीर के बीच एक फोन कॉल हुई थी। मैं ये बात पूरे भरोसे से कह सकता हूं क्योंकि ये जानकारी एक बहुत विश्वसनीय स्रोत से आई है जो लगातार सही ढंग से बता रहा है कि क्या चल रहा है। और इस स्रोत ने मुझे पुष्टि की कि ट्रंप और आसिम मुनीर ने बात की थी। चर्चा का केंद्र ट्रंप के लिए कोई रास्ता निकालना था और उस यात्रा का इस्तेमाल करना था जिसके होने की जानकारी ट्रंप को थी। फिर उस बातचीत के बाद आसिम मुनीर ने ईरानी नेतृत्व को फोन किया और उन्होंने कहा, ठीक है, हम आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? And they said, "Okay, we are happy to hear you out." What do you make of that? Yeah, no, it sounds like there may be some communication. ऐसा लग रहा है कि अब शायद कुछ बातचीत हो रही है, I wonder if it's लेकिन मैं सोचता हूं कि ये ट्रंप कर रहे हैं
या वास्तव में जेडी वेंस, क्योंकि आप जानते हैं ट्रंप इस मुद्दे पर कभी इधर तो कभी उधर रहे हैं, और साफ कहूं तो उनका व्यवहार काफी अनिश्चित रहा है। उन्हें ओमान पर बमबारी की धमकी दिए सिर्फ 4 दिन हुए हैं, 5 दिन हुए हैं। ओमान जो पहले मध्यस्थ की भूमिका निभा चुका था, और मुझे लगता है कि उस समय ओमान के प्रति उनका गुस्सा इसलिए था क्योंकि ओमान और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही के लिए एक प्रक्रिया पर सहमत हो गए हैं। और यहाँ दूसरा मेरा ख्याल है जो कारक काम कर रहा है वह तेल की कमी है, खासतौर पर खट्टे कच्चे तेल की कमी। Specifically, the shortage of sour crude, and that sour crude is, और वह खट्टा कच्चा तेल है। आप जानते हैं अमेरिका की 70% रिफाइनरियां खट्टे कच्चे तेल को प्रोसेस करने के लिए बनाई गई हैं। वे मीठे कच्चे तेल को संभालने के लिए नहीं बनाई गई हैं, और इसी वजह से अमेरिका उस खट्टे कच्चे तेल का शुद्ध आयातक बना हुआ है। अमेरिका खुद उतना उत्पादन नहीं करता, और पहले वह रूस से, फारस की खाड़ी से, कनाडा से, मेक्सिको से और वेनेजुएला से आयात करता था। अब उसके पास रूस नहीं है, फारस की खाड़ी भी नहीं है। अब उसे कनाडा, मेक्सिको और वेनेजुएला पर निर्भर रहना पड़ रहा है। लेकिन वेनेजुएला का उत्पादन बुनियादी ढांचे की समस्याओं के कारण, इसलिए वह अपनी आपूर्ति में कोई महत्वपूर्ण बढ़ोतरी नहीं कर पा रहा है। its supply in any significant way. China is turning increasingly to Canada. चीन का रुख लगातार कनाडा की ओर बढ़ रहा है, और व्यापार के मुद्दे पर कनाडा और अमेरिका के बीच जो नाराजगी और तकरार हुई है, उसे देखते हुए लगता है कि कनाडा अब अपना ज्यादा तेल चीन को भेजने के लिए तैयार है। वह तेल जो पहले अमेरिका को भेजा जाता था। तो अमेरिका में अब वास्तव में तेल की कमी हो गई है, और निकट भविष्य में इसका कोई तत्काल समाधान नजर नहीं आता। मेरे ख्याल से यही एक और तत्व है जो ट्रंप की ईरान से बात करने की इच्छा को आकार दे रहा है, शायद उनकी नई इच्छा को, या फिर कम से कम अमेरिका की ओर से पाकिस्तान को ईरान के साथ दखल देने की उनकी इच्छा को। मैं पुष्टि कर सकता हूं कि ये वास्तव में हुआ है। मैं ये भी पुष्टि कर सकता हूं कि इसके पीछे खतर भी है। खतर इन बातचीतों से वाकिफ रहा है, इनका समर्थन करता रहा है और इनके पीछे भी रहा है। तो मेरा मतलब है, फिलहाल स्थिति यही है। अब ये सब उस पृष्ठभूमि में हो रहा है जहां स्कॉट बेसेंट को पहले ही अधिकतम प्रतिबंध लगा देने चाहिए थे। हाँ, लेकिन मैं बस फिर से कह रहा हूं, मैं रिपोर्ट देख रहा था। मेरा मतलब है उन्होंने अभी कल ही बात की थी, लगभग 1 घंटा पहले, 45 मिनट पहले। स्कॉट? हाँ, इसे लाइव कवर किया जा रहा था, लेकिन उसके बाद की खबरों में यही है कि वह अब भी धमकी दे रहा है। उसने कोई ठोस ब्यौरा नहीं दिया। ये नहीं कहा कि इस कंपनी के साथ हम ये करेंगे और उस कंपनी के साथ और इस देश के साथ और ये। आप जानते हैं, असल में कोई खास विवरण था ही नहीं, और ये बहुत 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 अजीब है कि आप ऐसी उम्मीद खड़ी करते हैं, भगवान की कसम हम अपनी पूरी ताकत से तुम पर टूट पड़ेंगे। और फिर जैसा मैंने कहा, मुझे ज्वालामुखी फटने के उम्मीदों, लेकिन बाद में निचोना ख्याल में चूहे की पाद मिली। हाँ, खैर मैं आपको पाकिस्तान से बता सकता हूँ। मेरा मतलब है इस्लामाबाद के भीतर के बहुत ऊंचे स्तर के सूत्रों से वे बिल्कुल भी चिंतित नहीं हैं। ये काफी ताजगी भरा है और बहुत हैरान करने वाला भी, क्योंकि पहले पाकिस्तान किसी भी तरह के प्रतिबंध की धमकी से बहुत परेशान हो जाता था, और अब ये आदमी ऐसे प्रतिबंधों की बात कर रहा है जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। हमें चाहिए कि आप ईरान के साथ खुलना बंद करें, हमें चाहिए कि आप ये सभी 6 गलियारे बंद कर दें, वगैरह वगैरह। ये सब बकवास है। और पाकिस्तान की प्रतिक्रिया है, आगे बढ़ो, मेरा दिन बना दो, जैसा कि 80 के दशक की उस फिल्म में कहा गया था। हाँ, डर्टी हैरी। हाँ हाँ हाँ, मेरा मतलब है
दरअसल मैंने मौजूदा राजनीतिक नेतृत्व के एक अहम सदस्य से सुना कि उनकी प्रतिक्रिया थी, करके दिखाओ हरामजादे। आप जानते हैं, बस आगे बढ़ो और जो तुम्हें करना है करो। और इसकी वजह यह है कि चीन, पाकिस्तान और ईरान दोनों के पूरी तरह पीछे खड़ा है। वह दोनों से कह रहा है, नहीं, तुम अपने रास्ते पर डटे रहो। Both of them that no, you stay the course. Yeah, no, it is हाँ, बिल्कुल। the entire U.S. focus. अमेरिका का पूरा फोकस इस धारणा और विश्वास पर टिका है कि पूरी दुनिया अमेरिकी पेट्रोडॉलर पर निर्भर है, कि इस आर्थिक ब्रह्मांड के केंद्र में संयुक्त राज्य अमेरिका है और इसका कोई विकल्प नहीं है। और दुर्भाग्य से ये एक भ्रम है, क्योंकि जैसा कि हम अब देख रहे हैं, चीन ने एक वैकल्पिक वित्तीय नेटवर्क खड़ा कर लिया है और वह वैकल्पिक वित्तीय नेटवर्क सक्रिय भी है और फल फूल भी रहा है। ज्यादा से ज्यादा देश इसके दायरे में आ रहे हैं। Building more countries are coming under its umbrella. It is a central part of BRICS, and ये ब्रिक्स का एक केंद्रीय हिस्सा है और अमेरिका तथा यूरोप की इसे कमजोर करने और नष्ट करने की कोशिशों के बावजूद ब्रिक्स का महत्व लगातार बढ़ रहा है। and so this इसलिए मेरा मानना है कि अब हम पाकिस्तान को ब्रिक्स में एक बड़े खिलाड़ी के रूप में उभरते देखेंगे। ये दिलचस्प होगा, क्योंकि अतीत में पश्चिम ने पाकिस्तान और भारत के बीच संघर्ष बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश की है। अगर भारत ब्रिक्स के साथ और अधिक जुड़ता है, तो कम से कम आर्थिक स्तर पर भारत और पाकिस्तान साझेदारी में आ जाते हैं। तो जैसा मैंने कहा, हम कुछ ऐसे संभावित रूप से नाटकीय घटनाक्रम देख रहे हैं जो अमेरिका के लिए आतंकवाद भड़काना, तनाव बढ़ाना और इन देशों को अलग अलग करने की कोशिश करना अधिक मुश्किल बना देंगे, यानी फूट डालो और राज करो की नीति अपनाना। ब्रिक्स के तहत चीन रूस का दृष्टिकोण है एकजुट करना, निर्माण करना और एकजुट करना। तो लैरी, हम एक नाटकीय पुनर्संरेखण देख रहे हैं, ऐसा पुनर्संरेखण जो हमने पिछले 47 वर्षों में नहीं देखा है। सही कहा। और इस बात को आप कैसे देखते हैं कि तमाम देशों में से बहरीन ने पाकिस्तान से संपर्क किया है ताकि वह सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते का सदस्य बन सके? Well, I view that with great curiosity. खैर, मैं इसे बड़ी दिलचस्पी से देखता हूँ। You know me, I'm skeptical. आप मुझे जानते हैं, मैं इन सब बातों को लेकर संशय में रहता हूँ। इसे मैं इस तरह कहूँगा, अगर बहरीन और कुवैत ने सचमुच पाकिस्तान के सामने ऐसा प्रस्ताव रखा है और वे अपनी वफादारी संयुक्त राज्य अमेरिका से हटाकर ईरान के साथ किसी समझौते की ओर जाने में गंभीरता से दिलचस्पी रखते हैं, तो ये फिर से ताबूत में एक और कील होगी। हम फारस की खाड़ी में संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्चस्व की विरासत को दफना रहे होंगे और इस मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका का कब्रिस्तान ईरान निकलेगा, क्योंकि ईरान ने हूतियों की मदद से उस ताकतवर शक्ति को गिराने में मदद की है जिसे पहले अजेय माना जाता था। This powerhouse previously thought unbeatable. Well, I can assure you that मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि बहरीन के क्राउन प्रिंस, जो शासक के बेटे और दूसरे नंबर के अधिकारी हैं, और पाकिस्तानी सैन्य बलों के दूसरे नंबर के अधिकारी के साथ उच्च स्तरीय बैठकें हुई, लंबी बातचीत हुई। अनुरोध बहरीन की ओर से आया था, हम पाकिस्तान सऊदी समझौते में शामिल होना चाहते हैं, सैन्य समझौते में नहीं बल्कि सैन्य संबंध में। ये कल हुआ। मैं आपको स्रोत से सीधे उद्धृत कर रहा हूं। I'm quoting you directly from the source. Yeah, so no, and that's important because और ये अहम है कि फिर इससे संकेत मिलूं कि देशों को अब यह एहसास हो गया है, जैसा कि हम पहले भी अनुमान लगाए थे, अमेरिका के अवाम के उन्हें सुरक्षा देने के काफ आ गई हैं जब अमेरिका उनकी रक्षा नहीं सकता और उस पर से उन्हें मैक्स और ज्यादा असुरक्षित वेन्यू। to top it off, मेरा मायने है इस गाड़ी को इन सचमुच छटकर मेजर that has been a true वे समझ के अब थे मौत सुरक्षित अमेरिका ब्रसों मांगीत that they can no longer count on the United States to keep them safe. Well, not only that, Larry. खैर, the reality सिर्फ यही नहीं लैरी, that everybody sees मेरा मतलब है वहां जमीनी हकीकत जो हर कोई देख रहा है कि फिफ्थ फ्लीट के ठिकाने बहरीन में है।
आप जानते हैं, ये दिमाग चकरा देने वाली बात है। This is mind-boggling. Yeah, I'm just seeing some more of these हाँ, news flashes. आप जानते हैं, मैंने अभी स्क्रीन पर ऐसी कुछ और ताज़ा खबरें देखी हैं। तो हाँ, ट्रंप प्रशासन इस तरह चीन को धमकाने की कोशिश करने की योजना बना रहा है, लेकिन ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। वे इसे ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट कह रहे हैं। आपको पता है विडंबना क्या है? आखिर में अमेरिका ही बाहर खड़ा रह जाएगा, अंदर की ओर देखता हुआ। आप इतने बड़े तो हैं कि 1950 के दशक का वह गाना याद हो जिसका मुखड़ा था, हर कोई मुझे ही क्यों तंग कर रहा है। Why does everybody be picking on me? Oh, it's full and it's chorus. That's good. That's हाँ, gonna be बेसन कीमती नहीं होने वाली है। tune. Thousand is economic forth. Everybody picking on us. Well, Kär, mis ebes hasno porth. Mem with for steamer. Yeah. All right, well, we चलिए यहीं बात खत्म करते हैं। कोई कि मेरा माम किस दिस वो अच्छी खासी जानकारी और चेतावनी दे रियलिटीज। dump and alert. Okay. Nikim au gordsing. Sufsmorm deporthis. No, so by tomorrow, तो कल तक हम सभी को प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि वे पेपे और मिस्टर जेड के साथ कल जरूर जुड़ें। वे और भी जानकारी पेश करेंगे। हमें इस बात का अच्छा साफ साफ ब्यौरा मिलेगा कि असीम मुनीर और ईरानी अधिकारियों के साथ बातचीत कैसी रही। और तब तक आप जानते हैं, आज बेसेंट की बिना किसी घोषणा वाली बात पर दुनिया की प्रतिक्रिया भी और स्पष्ट हो जाएगी। मेरा मतलब है, सब लोग तैयार थे, वे इसका इंतजार कर रहे थे। तो आप जानते हैं, चूहे की गैस निकलने का जिक्र करने के बजाय हम इसे दहाड़ने वाला चूहा कहेंगे, हालांकि वह कोई खास दहाड़ भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी के देखने की सराहना करते हैं। लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाए, सबस्टैक भी देखिए, और देखने के लिए आपका धन्यवाद। And just we thank you for watching. Become a paid member. We will deliver this. पेड सदस्य बनिए। हम इसे हफ्ते में 2 बार सीधे आपके इनबॉक्स में भेजेंगे, जिसमें विश्व प्रसिद्ध सैन्य विश्लेषक लैरी जॉनसन, वैश्विक पत्रकार पेपे एस्कोबार और हमारी बाकी टीम का असाधारण विश्लेषण होगा। हम ये आपके लिए कर रहे हैं। हम आपके समर्थन की सराहना करते हैं। हम आपसे कल और परसों अपने तय कार्यक्रम के अनुसार मिलेंगे। हम तीनों यहाँ होंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अलविदा। हम और भी ताज़ा अंदरूनी जानकारी के साथ वापस आएंगे। With more up-to-date inside information.